आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस साल गत 2-3 दिसंबर 2023 को हुए एचटेट की परीक्षाओं के जो लेवल 1 और 2 और 3 तीनों के पेपर्स को मैं सोल्व करवा रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें क्या कोई ऐसा सवाल था जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो अगले 2 दिन आपके पास हैं, इनमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर कोई मिलता है तो। लेकिन मैं पूरे पेपर को ही सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आगे भी आपको काम आए। तो चलिए सीधे चलते हैं। ये लेवल 2 का पेपर है, टीजीटी लेवल 2 का। ये टीजीटी वाला पेपर है आपका, मतलब लेवल 2। तो इसमें क्या कोई ऐसा सवाल था जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं 15 के 15 सवाल आपको अगले 10 या 12 मिनट में 15 मिनट में आपको बताऊंगा और हर ऑप्शन के ऊपर ये चर्चा करेंगे कि क्या इसका ये जवाब क्यों था। चलिए सबसे पहले है संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। देखिए तीनों पेपर्स में एक तो ये थे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित सारे सवाल आए हुए थे। ये अलग बात है कि बोर्ड ने सिलेबस पेडागोजिकल इश्यूज के संबंध में दिया था लेकिन वो नहीं आए, वो कोई बात नहीं है। वो जिसको ऑब्जेक्शन उसके ऊपर कोर्ट केस करना वो एक अलग बात है, लेकिन पहले हम ये देख रहे हैं कि इनमें कितनी गुंजाइश थी। तो चलिए सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है। जी हाँ, जब नाम ही किसी व्यक्ति विशेष का एक का होगा। हाँ, आदर में, जैसे महात्मा गांधी भारत के बापू कहलाते थे, था तो एक ही आदमी तो थे, वहाँ पर आदर के अर्थ में वहाँ पर आप बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो थे इसलिए था वो एक, तो थे इसलिए लगाया जाता है आदरार्थ। तो इसका मतलब ये बात इसकी सही है, लेकिन हमने तो संगत नहीं को छांटना था, जो इसके साथ सही मेल नहीं खाता उसको हमने बताना था। दूसरा है देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए देश अगर नाम यहाँ दे देता, वो अगर ये नाम दे देता या देश की जगह यहाँ भारत दे देता, त्योहार की जगह दिवाली दे देता, नदी की जगह गंगा दे देता, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है पूछता तो ये बात सही थी। लेकिन इसने कह दिया देश, त्योहार और नदी, अगर ये शब्द हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हैं, तीनों के तीनों, देश भी, त्योहार भी और नदी भी। लेकिन अगर इनके नाम पलट करके दे देता और फिर कहता कि ये व्यक्तिवाचक हैं, फिर हो जाता। तो इसलिए इसमें विचलित हुए होंगे आप लोग। तो इसका जवाब जो है संगत नहीं है, यही है। अगला है द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ और आपको पता भी है। विद्वता और पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बिल्कुल सही है। यौगिक का मतलब 2 पार्ट से जुड़ करके, 2 शब्दांशों से जुड़ करके जो नया शब्द बना है उसको यौगिक कहते हैं। और ये भाववाचक है, विद्वता ताप प्रत्यय लगा करके, और पांडित्य एक भाव है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ऊपर वाला भी ठीक था। सिर्फ सेकंड वाले में थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करके, क्योंकि लोगों ने सोचा या बच्चों ने सोचा या अभ्यर्थियों ने सोचा कि त्योहार ये तो व्यक्तिवाचक होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी विचलित हुए होंगे, लेकिन बोर्ड प्रदत्त उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ल, ग और ब, ये जो शब्द हैं इनमें उच्चारण स्थान का सवाल था। बिल्कुल अच्छे से बताया, क, ख, घ, घ, अंग ये सारे कंठ थे, इसका मतलब ग का उच्चारण स्थान कंठ है, ये सही है। ल का तो होता ही दंत है, तो ये भी सही है, इसके साथ जुड़ेगा। ब दोनों ओष्ठ आपके, ब, प, फ, भ, भ, म, पूरा प वर्ग ही आपका ओष्ठ्य होता है, तो ये भी सही है। तो ऐसे में ये सवाल आपका सही था, और तो बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं के अर्थ हमें बताने थे। तालु क्या होता है, कंठ क्या होता है, ये पूरी वीडियोज आप देख सकते हैं। उसके बाद उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगते हैं, उनकी दृष्टि से कौन सा आपका युग असंगत है। देखिए ये भी असंगत का सवाल ही आपसे पूछा गया है, तो असंगत का सवाल है तो एक बार हम देख लेते हैं। निर, आ और करण, 2 उपसर्ग हैं इसमें। निर, इसमें पहले वाले में निर उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है और करण शब्द है, तो इसका मतलब ये तो है निर उपसर्ग इसमें तो। और निर अपराध, इसमें भी निर उपसर्ग ही है। अनु, देखिए ये जो शब्द है मैंने आपको बताया भी था, अनुउदित, कोई भी रचना किसी दूसरे के द्वारा हम अनुवादित नहीं बोलते, मैंने शुद्ध शुद्ध में भी ये शब्द करवाया हुआ था और बताया भी था।
अनु प्लस उदित से अनुदित हो जाता है, ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर के यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा। इसका मतलब ये ठीक है। अनुवीक्षण, अनुवीक्षण मतलब ईक शब्द के साथ न प्रत्यय लगा करके ये फिर बन जाता है। तो अनु इसमें भी है, आधे न, मैंने ये भी बताया कि आधे अक्षर के बाद यह वह आता है तो इसके अंतर्गत आपका जो है यण संधि होती है, तो यण संधि का ही ये एग्जाम्पल है अनुवीक्षण। तो ऐसे में यहाँ अनु उपसर्ग है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और परा, पर जमा अर्थ से जुड़ करके बना है, पर जमा में अर्थ, ये परार्थ है, दीर्घ संधि हो जाएगी। और पर जमा में आश्रित से जुड़ करके बना है, तो ये आश्रित जो है ये पराश्रित बन जाएगा, इसमें भी दीर्घ संधि है। तो ऐसे में आपका असंगत छांटना था, परा नहीं है इसमें, दोनों में पर उपसर्ग है भाई। ये पर जमा में आश्रित और पर जमा में अर्थ है, तो परार्थ है, ये पर जमा में आश्रित है, दोनों में पर उपसर्ग है, ना कि परा। तो ऐसे में असंगत यही आपका हो गया, सु, दूर और सुकृत। एक बार इसको हम एक बार साफ कर देते हैं। इसका सही उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा, यानी बोर्ड प्रदत्त उत्तर है आपका ये, तो इसमें भी यही उत्तर आएगा। उसके बाद आपका अगला जो सवाल है वो है 34वां, 34th क्वेश्चन आपका ये है, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युगम से सुमेलित नहीं है। देखिए तत्पुरुष समास का कौन सा, गुरु दक्षिणा, ये जो शब्द होता है इसका विग्रह होता है गुरु के लिए दक्षिणा, और जब गुरु के लिए बन जाती है दक्षिणा तो ऐसे में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान को के लिए, यहाँ संप्रदान तत्पुरुष है, संबंध नहीं, ये संप्रदान तत्पुरुष था, तो इसका मतलब ये सही है। आपने सुमेलित नहीं है छांटना था, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष को संबंध बता रहा है। अगला जो सवाल है देशाटन, अटन का मतलब भ्रमण होता है, देश में अटन, पूरे देश के अंदर जो भ्रमण होता है उसको देशाटन कहा जाता है। तो देशाटन जो शब्द है देश में भ्रमण करना, तो ऐसे में ये अधिकरण तत्पुरुष है, में पर लगा हुआ है, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा से अंकित, तो कर्ण तत्पुरुष है, और देश से निर्वासित ये अलगाव का भाव है, इसको हम कहेंगे अपादान तत्पुरुष। बिल्कुल सही जवाब थे सारे, और बोर्ड ने यही उत्तर दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था, यही आपका उत्तर बनेगा। उसके बाद 35वां, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। विशेषण के बारे में एक बार देख लेते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जिस विकारी तो होते ही है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी होते हैं, जिससे संज्ञा की व्याप्ति होती है, संज्ञा को जो डिफाइन करता है उसको विशेषण कहते हैं। सही है। भला व्यक्ति, दानी पुरुष, दुष्ट व्यक्ति, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के, बिल्कुल व्यक्ति की विशेषता बता सकते हैं, तो ऐसे में ये सारे गुणवाचक हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, 60 गिनती की हैं भाई, और जब आप किसी चीज को गिन सकते हैं तो उसको आप संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल की बोध होता है, और नाप और तोल का संकेतवाचक में नहीं होता भाई, ये परिमाणवाचक में होता है। परिमाण का मतलब ही नाप तोल होता है, तो इसका मतलब इसी में गड़बड़ थी, यही बोर्ड ने देखा है, बिल्कुल सही जवाब है इनका। उसके बाद हम 36वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम इस पेज का सवाल है आपका, किस विकल्प में के शब्दों में वार्तनी की दृष्टि से अर्थात लेखन की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध नहीं है। देखो कितना अच्छा शब्द, जानबूझ करके ये जो शब्द दिया हुआ है सही है या गलत। देखिए 2 शब्द होते हैं, एक सुधी होता है, छोटी की मात्रा भी ठीक होती है, और सुधी का मतलब बड़ी की मात्रा लग जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है। तो सुधीजन और शताब्दी बिल्कुल सही है दोनों। साधुवाद में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए ये गड़बड़ है। इसके बाद सुभेशी में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, ये गड़बड़ है। यहाँ पर चंद्रमौली में 2 मात्रा आएंगी, ये गड़बड़ है। पुत्रेषणा में 2 मात्रा आएंगी, ये गड़बड़ है। पुत्र एषणा, तो इसका मतलब पुत्र की चाह, ए का आई बन जाएगा वृद्धि संधि में। यहाँ पर चंद्रमौली, चंद्र पर मौली है जिसके, मौली पर चंद्र है जिसके, अर्थात भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब आपका ये वाला सवाल
ठीक था, बोर्ड ने भी इसी को ठीक किया हुआ है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद हम अगले 2 सवालों को किस क्रमांक में कादम्बरी और कादम्बनी का शब्द युगम प्रयुक्त हुआ है। कादम्बरी बाणभट्ट की लिखी हुई एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। हरियाणा के थानेश्वर के अंदर हर्षवर्धन का कवि था। दरबारी कादम्बरी शराब को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और कादम्बिनी जो है घटना को कहते हैं, यही दोनों बिल्कुल सही हैं। अगले कुशल सेवक विनीत बुराई, ये इसके अर्थ नहीं है। सीधा अगले सवाल पर आ रहा हूँ। सर्वनाम के फिर सवाल आ गया, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युगम संगत नहीं है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा। देखिए एक बार हम इसको पढ़ते हैं। मैंने आज व्याकरण पढ़ा। मैंने, मैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, आप सभी को पता है ये पुरुषवाचक होते हैं, अर्थात इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो वही था आपका कि मैंने जो शब्द है ये आपका पुरुषवाचक है, बिल्कुल सही है। और आपने छांटना था संगत नहीं है, इसका मतलब जो गलत है वो छांटना था। कमरे में कोई हंस रहा है और मैंने आप लोगों के लिए कोई शब्द निर्दाला शब्द प्रयोग किया होगा, तो वो बातें याद कर लेना कि तो ये अनिश्चयवाचक है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। अब यहाँ कहाँ प्रश्न पूछ रखा है? इस ही ने मेरी जिंदगी बचाई थी, ये तो निपात शब्द है यहाँ पर, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये कह रहा है जी नहीं, यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। वह स्वम का मतलब खुद का मतलब निजवाचक, ये भी सही है। तो ऐसे में आपका उत्तर नंबर 3 ठीक था और बोर्ड ने भी इसी को ठीक किया हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद 39वां जो सवाल है आपका, 39वां और 40वां 2 सवाल ये मैं और आपको करवा देता हूँ। ये आगे के लिए पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ये आइडिया देने के लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आगे बहुत सारे और एग्ज़ाम भी आपके आएंगे ऐसे इसके बाद आपका जिनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनका स्क्रीनिंग आएगा, उसमें भी ऐसे ही सवाल आते हैं। यानी पेपर सेटर लगभग एक ही जैसे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है। अजंत, अच है अंत में जिनके, अच का मतलब स्वर होता है, अंत में जिनके स्वर होता है उनको अजंत शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, इसने तो आपने सुमेलित नहीं है ये कहा है, अजंत में व्यंजन संधि। देखिए ये जो शब्द बना है वो अच है अंत में जिनके, यहाँ से जुड़ करके बना है। तो ऐसे में एक तरफ आपका जहाँ व्यंजन हो वहाँ व्यंजन संधि होती है, ये बात बिल्कुल सही है इसकी। दूसरा है वयोवृद्ध, वय है कहते हैं उम्र को, और वृद्ध शब्द यहाँ पर, ये जो वृद्ध शब्द है ये घोष ध्वनि आ गई और आगे अ था तो ओ की मात्रा बन जाएगी, यहाँ तो विसर्ग संधि है। महोदार्य, तो इसका मतलब ये वृद्धि संधि कह रहा है। तो महाजमा में औदार्य शब्द है और इसमें आपका ओ का औ बन जाता है, वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही है। और तेजो पुंज, तेज है जमा में पुंज, गुण स्वर संधि नहीं है भाई, इसमें कहाँ गुण स्वर संधि होगी। आपने सुमेलित नहीं छांटना था, तो इसका मतलब यही है। इसमें तेज है जमा में पुंज, इसका मतलब तेजो पुंज तो इसमें नहीं बनता, तेज जमा में पुंज भी नहीं बनता, उपुंज भी कुछ नहीं होता। तो ऐसे में दोनों तरफ स्वर होने चाहिए गुण स्वर संधि में, या तो आ से परे उ होना चाहिए, या आ से परे ई होना चाहिए, या री होना चाहिए। ऐसा इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो सीधा सा मतलब है कि यही उत्तर आपका अलग था, यही आपका गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। बहुत बार बताया मैंने, अपत्य का मतलब होता है संतान, और यहाँ पर जो विनीता की संतान है वैनते उसको कहते हैं। और मैंने ये लिखवाया भी था, आपको ध्यान हो तो, विनीता की संतान वैनते कहलाता है और गरुड़ के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। वैनते जो है गरुड़ का पर्यायवाची है। और कुरु की संतान कौरव, वसुदेव की संतान, वसुदेव जमा में अ से जुड़ करके वासुदेव बना है, और अ प्रत्यय लास्ट में लगने के बाद व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो वासुदेव ये भी आपका अपत्यवाचक है, संतानवाचक है। ये वसुदेव की संतान है, ये विनीता की संतान है, ये कुरु की संतान है। तो ऐसे में वैधव्य जो है आपका सही जवाब होता है और यही बोर्ड ने दिया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद हम 40 के बाद 5 सवाल आपके बचे हैं, एक बार उनकी तरफ भी एक बार ध्यान लगा देते हैं।
41वां और 42वां दो सवाल आपके सामने हैं। मैं एक बार इनको ठीक कर देता हूँ। विलोम की दृष्टि से घमंडी का विनीत, घमंडी जिसमें घमंड होता है तो वो तो कभी किसी के सामने झुकता नहीं और विनीत झुक जाता है, तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। चिरायु, चिर आयु, लंबी है आयु, चिरंजीव भव, लंबी आयु हो तुम्हारी, और दीर्घायु भी वही होता है, दीर्घायु भव। इसका मतलब दोनों पर्यायवाची हैं भाई, यहाँ पर कहीं पर भी इसका विपरीत नहीं है। तारुण्य और वार्धक्य, तरुण जो है एक जवान युवक के लिए प्रयोग होता है और वार्धक्य बुढ़ापे के लिए प्रयोग होता है। ये बुढ़ापा होता है वार्धक्य, और तारुण्य जो है वो जवानी होता है। तो जवानी का बुढ़ापा बिल्कुल सही है, तारुण्य और वार्धक्य। तेजस्वी का निस्तेज ये बता चुका हूँ मैं, जब मैं तेज और तेज में नीचे नुक्ता वाले शब्दों को बता रहा था वहाँ पर ये शब्द भी बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछा है। चाप, चाप ऐसे लगती है, धनुष का पर्यायवाची होता है। कार्मुक नहीं होता, कार्मुक होता है, धनुष को ही कहते हैं। सर आसन, सर का मतलब उसका आसन, सर का आसन जो होता है वो भी आपका क्या नाम है, धनुष को ही कहते हैं सरासन। सर का मतलब तीर होता है, तीर का आसन जहाँ तीर रखा जाता है, ऐसे तीर रखते हैं ना, तो इसका मतलब उसको भी कहते हैं कासार। कासार इसका अर्थ नहीं होता, तो इसका मतलब आपका नंबर 4 ही सही था। उसके बाद नीम हकीम खतराए जान, यहाँ पर आपका अगले सवाल की तरफ बढ़ देते हैं हम। नीम हकीम खतराए जान, दो ही शब्द प्रश्न बचे हुए हैं। अच्छा आ गया, 3 बचे हुए हैं। नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। अल्प ज्ञान हमेशा, मतलब अल्प विद्या भयंकरी संस्कृत में कहते हैं। लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। तो इसका अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छे से बताया था, पूर्वकालिक में कर लगता है और तत्कालिक में ही लगता है। मैंने आपको अलग से ये टॉपिक करवाया था और मुझे पूरी तरह से ध्यान है, ये आपका सबका ठीक हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसका मतलब जैसे इसमें खेल कर फिर दूसरी क्रिया की है, यहाँ पर आपका बनाकर दूसरा जाना वाला क्रिया की है, यहाँ पर देकर फिर पढ़ाने वाली क्रिया है। तो इसका मतलब इन तीनों में तो पूर्वकालिक है। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ये तो साधारण वाक्य है भाई, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई क्रिया लगी होगी पूर्वकालिक या तात्कालिक, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका सवाल था। और अंतिम सवाल है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? जिसे वहन करना कठिन हो, यही आपका अलग है। तो इसमें से आपके जो सवाल हैं वो सारे के सारे आपके मेरे ख्याल से हो गए हैं। तो मैं और कौन से सवाल आपके बचे हुए हैं? चलिए ये तो लगभग आपके हो गए हैं। उसके बाद जिसे किसी ने सूंघा ना हो उसको आप कहते हैं अनाघ्रांत, मतलब घ्राण जो है वो नाक को कहते हैं। तो अनाघ्रांत बिल्कुल, अनाघ्रात अनाघ्रात से जुड़ करके बना है। उसके बाद काम करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, और विजय प्राप्त करने की इच्छा जो होती है विजिगीषा होती है। ये था आपका लेवल 2। इसमें बोर्ड ने जो उत्तर दिए हैं वही आपके बिल्कुल सही जवाब हैं सारे के सारे। कहीं पर भी किसी सवाल में इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, कम से कम हिंदी के लेवल 2 के पेपर। लेवल 3 और 2 के मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार लेवल 1 का और देख रहे हैं उसमें क्या गुंजाइश है किसी सवाल के ऊपर क्या हुई। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं मिल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर सवाल का ये उत्तर क्यों बन रहा है ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत मदद करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।